हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ा कि दो या दो से ज़्यादा लेंसेज अगर पास में अटैच हो या दूर दूर हो तो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को कंटिन्यू करते हुए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन का पहला टॉपिक है सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। लेट अस सपोज अ कॉन्वेक्स लेंस है ना, जिससे u डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, इसके एक फेस को या एक सरफेस को कि मान लेते हैं कि ये फर्स्ट सरफेस है और ये सेकंड सरफेस है। अब इनमें से कोई भी सरफेस को मान ली, पहले ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है तो सेकंड सरफेस को अगर हम लोग सिल्वर्ड कर देते हैं, है ना, यानी कि पेंट कर देते हैं, तो फिर देखिए कि इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। तो ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस से रे बाहर नहीं आएगी क्योंकि ये वाला सरफेस तो पेंट हो गया है। उस सरफेस से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होने के बजाय। यानी कि अब इमेज फॉर्मेशन हम लोग करेंगे तो देखिए कैसे होगा। कुछ यहाँ से इस तरीके से इंसिडेंट रे जाएगी, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, है ना, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। अगर सिल्वर्ड नहीं हुआ रहता तो फिर क्या होता, लेंस की वजह से रिफ्लेक्शन होता, रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे कहीं इमेज बन जाती है ना, इमेज फॉर्मेशन हो जाता। बट अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये फेस सिल्वर्ड कर दिया गया। ये वाला फेस जो है एक मिरर की तरह एक्ट करेगा। ठीक, मिरर की तरह एक्ट करेगा तो क्या होगा, इस सरफेस का एक नॉर्मल होगा कहीं से, है ना, एक नॉर्मल होगा। इस नॉर्मल से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है, सॉरी, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, है ना, और रे वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसके बाद ये रे इस सरफेस पे पहुंचेगी और इस सरफेस पे पहुंचने के बाद यहाँ पे कहीं इमेज बननी चाहिए, है ना। ये लेट से हम इसे कह देते हैं, ये क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल से ये रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, अब ये रिफ्लेक्टेड रे सीधी इस तरीके से आती है, लेकिन इस सरफेस पे देखिए फिर से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि मीडियम का इंटरचेंज हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये रे फिर से बेंड होके कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो इमेज है, दिस इज I1, दिस इज I2, ये हमारी फाइनल इमेज बनेगी कहाँ पे, इस पोजीशन पे, है ना। तो कुछ इमेज डिस्टेंस दे देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेट से u। पहली इमेज जो बनी है उसे v1 मान लेते हैं। दूसरी इमेज जो बनी है यहाँ पे लेट से ये v2 है, और जो फाइनल इमेज बनी है वो v मान लेते हैं, है ना। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस में सबसे पहले तो कितने प्रोसेस हुए हैं, तो पहला प्रोसेस तो है हमारा रिफ्रैक्शन, है ना, लेंस में रिफ्रैक्शन हुआ है। दूसरा, जब रे यहां पे पहुंची है तो रिफ्लेक्शन हो गया है। और तीसरा, वापस से रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ, यानी कि 3 प्रोसेस से रे गुजरी है हमारी। अच्छा, इसका हम लोग इक्विवेलेंट पावर लिखना चाहें, है ना। क्यों पावर लिखेंगे, क्योंकि पावर लिखना थोड़ा सा आसान होता है एज कंपेयर टू डायरेक्टली फोकल लेंथ लिखने से। पावर में क्या होता है कि पावर ऑफ कंबाइंड और इक्विवेलेंट सिस्टम, है ना, ये जो पूरा हमारा सिस्टम बना है इसका हम लोग पावर लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पावर। अच्छा, इंडिविजुअल पावर किस किस का पावर होगा, तो पहला रिफ्रैक्शन इन लेंस हुआ है तो लेंस का पावर, दूसरा रिफ्लेक्शन इन मिरर हुआ है तो मिरर का पावर, तीसरा फिर से क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन इन लेंस हुआ है तो लेंस का पावर। पावर का तो सिंपल सा यही फंडा है कि समेशन ऑफ ऑल पावर्स। अच्छा, पावर को हम लोग लिख सकते हैं 1/, फोकल लेंथ। तो यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ लेंस आ जाएगा, यहाँ फोकल लेंथ ऑफ मिरर, प्लस यहाँ पे अगेन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, क्योंकि लेंस तो हमारा सेम है तो ये दोनों सेम रहेंगे। चलिए ठीक है। अब पावर ऑफ मिरर जो है वो याद कीजिए कि मैंने क्या बताया था, पावर ऑफ मिरर इज नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि क्या लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे नेगेटिव लिखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, ये पूरा जो हमारा सिस्टम है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ध्यान दीजिए जरा। यहाँ पे ये रे इस तरीके से गई है और वापस रिफ्लेक्ट
बैक आ गई है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव किया है। यह हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारी इमेज बन गई है, यानी कि ये कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव किया हमारा पूरा पूरा सिस्टम। तो यानी कि ये फाइनली क्या बन गया, एक फिर से मिरर बन गया। तो मिरर बन गया तो ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी क्या होना चाहिए, पावर का नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि -1/f इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू दिस। ये माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, 1/f इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, 1/fm माइनस ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये क्या कर दिया हमने, फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए डिराइव कर दिया कि ये पूरा जो सिस्टम है इसको एज अ मिरर से रिप्लेस कर सकते हैं और उस मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा, इतना होगा, है ना। ये एक तरीका है। एक और तरीका है इस चीज को समझने के लिए कि देखिए इसमें जितने प्रोसेस हुए हैं उन सब की इमेज स्पॉटिंग करते हैं। पहला रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर अगेन रिफ्रैक्शन। तो इमेज स्पॉटिंग करते हैं कि इमेज कहाँ कहाँ बनी है। तो पहला प्रोसेस जो रिफ्रैक्शन है उसके लिए मैं इमेज लिखता हूँ। इमेज कहाँ है, यहाँ इमेज है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो क्या लिखेंगे हम लोग लेंस के लिए, 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये मान लेते हैं पहला इक्वेशन है ना, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। अब दूसरा क्या हुआ है कि एक मिरर ने फिर से इमेज फॉर्मेशन किया है, उसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और I2 क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 1/v2 है ना, जो I2 का डिस्टेंस है, प्लस है ना मिरर फॉर्मूला 1/v1 विल बी इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक, ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। थर्ड इक्वेशन, अब फिर से रिफ्रैक्शन लगाएंगे हम लोग, रिफ्रैक्शन इन लेंस क्या लिखेंगे, 1/v फाइनल इमेज है ना, माइनस 1/u, u क्या हो जाएगा अब, v2 हो जाएगा, है ना। ये इमेज हो, ऑब्जेक्ट हो जाएगा I2 और फाइनल जो है I वो क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये तीन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं। क्या आ जाएगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/fm माइनस ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये आ जाएगा, यानी कि देखिए यहां से भी क्या सेम रिजल्ट आया। इस चीज को है ना, इतनी क्वांटिटी को मैं 1/f इक्विवेलेंट से अगर रिप्लेस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f इक्विवेलेंट, है ना। यानी कि ये पूरा सिस्टम, फॉर्मूला देखिए किसका फॉर्मूला है यार, मिरर का फॉर्मूला आ गया, है ना। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग एक मिरर से रिप्लेस कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सिल्वरिंग ऑफ मिरर इज नथिंग बट है ना कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, है ना। लेकिन इस केस में क्या है, दोनों बिल्कुल पास में, दूर दूर नहीं रखे हुए, लेंस और मिरर दोनों पास में रखे हुए हैं। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ना, जिसका ये जो प्लेन सरफेस है उसको इस बार सिल्वर्ड कर दिया गया है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन 12 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज गिवन 1.5। ठीक, इससे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर द फिगर शोन, है ना। पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करने, कहाँ से फाइंड करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। ठीक, तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस का क्वेश्चन है ना, एक सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया गया है। अभी हम लोगों ने देखा कि जब भी ऐसा केस हो तो ये एक सिस्टम जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्केव मिरर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, या फिर आप सिंपल इमेज स्पॉटिंग से भी कर सकते हैं। पहले रिफ्रैक्शन लगाइए, फिर रिफ्लेक्शन लगाइए और फिर से रिफ्रैक्शन लगाइए, लेकिन वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। शॉर्ट तरीके से जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सिंपली इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, 1/fm माइनस ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ
लेंस। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर बार 2 ही हो, तो डिपेंड करता है लेंसेज पे। जैसे 2 से ज़्यादा लेंसेज भी आ गए, 3 लेंस आ गए और फिर तीसरे लेंस के पार्ट को सिल्वर्ड कर दिया गया है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। देखिए 1/fm है ना, मिरर तो एक ही बनेगा यार, लेकिन सरफेस कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 सरफेस आ गए, यानी कि क्या लिखना पड़ेगा हमें, 6 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। इस तरीके से n सरफेस आ गए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, n फोकल लेंथ ऑफ लेंस लिखना पड़ेगा। ठीक, आइए तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या, फोकल लेंथ ऑफ मिरर की अगर बात करेंगे, ये जो मिरर बना है तो मिरर कौन सा है, प्लेन मिरर है, तो यानी कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट इज 0 माइनस फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब फोकल लेंथ ऑफ लेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू दिया हुआ है 1.5, 1.5 माइनस 1 इज 0.5 विच इज हाफ, 1/r1 12 माइनस 1/r2। अब देखिए r2 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0, यानी कि ये FL की बात करें तो कितना आ गया, दिस FL इज 24। पुट कर देंगे इसमें तो F इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, है ना, यहाँ क्या आ जाएगा 0 माइनस 2/24, है ना, यानी कि माइनस 1/12, तो F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया। अच्छा, मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, यानी कि कौन सा फोकल लेंथ, कॉनकेव, सॉरी कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक, तो कॉनकेव मिरर अब हमें पता चल गया है, तो हम इमेज स्पॉटिंग आराम से कर सकते हैं। क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पता चल गया हमें, v फाइंड कर लेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, है ना, फोकल लेंथ नेगेटिव, माइनस u कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, है ना, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सॉल्विंग दिस क्या आ जाएगा, 12 इंटू 20 माइनस 20 प्लस 12। ठीक, सॉल्व करेंगे हम लोग तो v की वैल्यू जो आएगी, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर, है ना, माइनस 30 सेंटीमीटर। माइनस 30 सेंटीमीटर का मतलब कॉनकेव मिरर है, यानी कि इमेज किधर बनी, फिर से नेगेटिव साइड बनी है ना। तो होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो। इसको मिटाइए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा कटिंग ऑफ लेंस। कटिंग ऑफ लेंसेज। क्या होता है कि इसमें हम लोग लेंस को, है ना, डिवाइड कर देते हैं, कट कर देते हैं। अब लेंस को कट करने के 2 तरीके हैं, या तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट किया गया है उसको, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया गया है। तो पहला केस हम लोग लेते हैं जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट किया गया, यानी कि कट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, देखिए क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कट करेंगे, यानी कि ये जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलली कट कर दिया गया है, इस तरीके से कट कर दिया गया, तो लेंस देख रहे हैं आप 2Ls में डिवाइड हो जाएगा। लाइक लेंस का एक पार्ट, है ना, अपर पार्ट ऐसे, और लोअर पार्ट को मैं अगर अलग दिखाऊं, है ना, तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा। ये लेंस को देख रहे हैं आप, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। तो इस केस में, है ना, सबसे पहली बात आती है कि दोनों लेंस जो बने हैं हमारे, उनकी फोकल लेंथ में क्या अंतर आया है। तो देखिए फोकल लेंथ जो है, अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ फोकल लेंथ का, तो 1/f इज इक्वल टू नथिंग बट म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब जितने भी फैक्टर्स हैं उनको ध्यान से देखिए कि म्यू ऑफ लेंस क्या चेंज हुआ है, बिल्कुल नहीं, म्यू ऑफ लेंस तो वही है जो पहले रहा होगा। R1 और R2, क्या R1 और R2 चेंज हुए हैं, नहीं, R1 और R2 भी बिल्कुल सेम है, यानी कि ये R1 और ये R2, यानी कि इस वाले मेथड में, इस प्रोसेस में फोकल लेंथ ऑफ लेंस चेंज नहीं होता है। तो फिर क्या फर्क पड़ता है,
फर्क इतना है सिर्फ कि देखिए यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, तो उससे ढेर सारी रेज निकलती, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इससे ढेर सारी रेज निकल रही है। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट है तो रेज जस्ट हाफ हो गई है। अगर इक्वल हाफ में डिवाइड किया गया है तो रेज आधी हो जाएगी, यानी कि सिर्फ अपर पार्ट वाली रेज ही ट्रैवल करेगी और लोअर पार्ट वाली रेज है ना वो सिर्फ नीचे वाले लेंस में ट्रैवल करेगी। तो देख रहे हैं आप क्या होगा कि रेज यानी बीम ऑफ लाइट कम हो गई है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, इस केस में कम हो जाएगी। तो इसमें हम लिखेंगे कंक्लूजन कि इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज रिड्यूस्ड। ठीक, क्या कहा हमने कि जो भी इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी का मतलब जो शार्प इमेज बनती है उससे है मेरा मतलब, कि जितनी शार्प इमेज जो हमारी बन रही थी अब उतनी शार्प इमेज नहीं बन पाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक, अगर इक्वल हाफ में डिवाइडेड है जैसा कि मैंने इस केस में बताया तो इंटेंसिटी विल गेट रिड्यूस्ड बाय हाफ। ठीक, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, कट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके लेंस को परपेंडिकुलरली काट दिया गया है। तो उस केस में देखिए क्या होगा कि ये हमारा लेंस है, ठीक, ये लेंस है परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो लाइन है डिवाइडिंग द लेंस इन टू पार्ट्स, इसके अलोंग कट कर दिया गया है, दिख रहा है आपको। तो इसके अलोंग कट करेंगे तो क्या होगा, दो लेंस हम लोगों को मिलेंगे। कैसे कैसे लेंस मिलेंगे, दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मिल जाएंगे हम लोगों को, कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, है ना। लेंस को क्या किया गया है कि इस इमेजिनरी एक्सिस से हमने लेंस को कट कर दिया गया है दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में या फिर अनइक्वल पार्ट्स में भी कट कर सकते हैं जैसा कि नीड है। ठीक, तो कट कर दिया गया है तो अब क्या हुआ, दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन गए। देख रहे हैं आपको, दिख रहा है क्या बना है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन गया है। ओरिजिनल लेंस कैसा था, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव अगर पूरा नाम बोले तो, बाकी सिंपल क्या है, कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में चेंज हो गया। पहली बात आती है कि क्या इसका फोकल लेंथ चेंज हो गया है, देखते हैं। देखिए फोकल लेंथ में सबसे पहले तो म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस चेंज होना चाहिए, वो चेंज नहीं हुआ है। चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो गए क्या, तो बिल्कुल देखिए R1 तो वही है लेकिन जो R2 था वो अब R2 चेंज हो चुका है लेंस का, है ना। R2 कितना हो चुका है, इनफाइनाइट हो चुका है, यानी कि इसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। तो नया फोकल लेंथ, लेट अस अज्यूम कि नया फोकल लेंथ f' है। अच्छा, इसका f' है तो इसका भी f' होगा, दो इक्वल पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है, दोनों का फोकल लेंथ सेम होगा। ठीक है, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस अगर हम इन दोनों लेंस को मिला दें, है ना, मिला देंगे तो फिर से एक सिंगल लेंस की जगह पे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस केस के लिए क्या लिखेंगे, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का जो कॉन्सेप्ट है क्या लिखते हैं, 1/f, f यानी कि दोनों को जुड़ के जो नया लेंस बनेगा उसकी फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/f डैश प्लस 1/f डैश। लिख सकते हैं हम लोग कि इसका फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ 1/f डैश प्लस 1/f डैश, दिस विल बी इक्वल टू 2/f डैश इज इक्वल टू 1/f। दिस इंप्लाइज f डैश इज इक्वल टू, है ना, f डैश को क्या लिख सकते हैं, f/2 लिख सकते हैं ना। f डैश की वैल्यू, है ना, f डैश की वैल्यू या फिर नया जो फोकल लेंथ बना है उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, f डैश विल बी इक्वल टू 2/f और सिंपली 2f, सॉरी, है ना, f डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 2f। तो ये हमने क्या निकाल दिया, हमारा जो कट करने के बाद लेंस बना है उस लेंस का नया फोकल लेंथ f डैश की वैल्यू कितनी होगी। तो इसका मतलब ये है कि लेंस को अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे या कट कर देंगे, कैसे, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसका फोकल लेंथ डबल हो जाएगा।
देखा आप लोगों ने कैसे ये डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से कटिंग ऑफ लेंस पे भी हम लोग प्रॉब्लम कर सकते हैं कि लेंस को अगर काट दिया गया है और फिर पूछा गया है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन के रिस्पेक्ट में व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा ये भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए, ये बात हुई कटिंग ऑफ लेंसेज की। इसी तरीके से मिरर के कट करने पे भी क्वेश्चन बनते हैं। मिरर को कट करने से है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, बिल्कुल ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, उसमें कंबाइंड फोकल लेंथ या इस तरह की चीजें नहीं होती है ना। क्या बोला हमने, कटिंग ऑफ मिरर। मिरर्स में किसकी बात करेंगे हम लोग, स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, क्योंकि प्लेन मिरर को कट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो जैसे कि लेट अस से कि एक स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, है ना, f फोकल लेंथ का कॉनकेव मिरर है। फॉर एग्जांपल है ना, मैं इसको अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कट कर देता हूं। ठीक, इस तरीके से कट कर देंगे। कट करने से क्या होगा, ये जो हमारा मिरर है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लेट से कि ये प्रिंसिपल एक्सिस अगर इन दोनों पार्ट्स को इक्वली डिवाइड कर रही है तो मिरर भी हमारा इक्वली कट हो जाएगा, है ना। अच्छा, मिरर तो कट हो गया। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी, अभी प्रिंसिपल एक्सिस इसी पॉइंट से पास करेगी, है ना, और इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस इसी पॉइंट से पास करेगा। प्रिंसिपल एक्सिस उसके सेंटर पे शिफ्ट नहीं होगा, जैसा कि हम लोग एक कंप्लीट स्फेरिकल मिरर में कंसीडर करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस यहां से पास करेगा, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस एग्जैक्टली यहां से पास करेगा। दैट मींस कि इस मिरर का पोल इसी पे रहेगा, है ना। अब पहले क्या था, एक सिंगल पोल था, बट अब डबल पोल हो जाएंगे, यानी कि पोल भी डिवाइड हो जाएंगे, और पोल से पास करते हुए इमेजिनरी एक्सिस हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस विल बी प्रिंसिपल एक्सिस 2। इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट यहां रख दिया जाए लेटस से बीच में, तो उसकी फिर दोनों मिरर में अलग अलग इमेजेस बनेगी और उन इमेजेस को हमें स्पॉट करना पड़ेगा। आइए एक सिंपल क्वेश्चन से जरा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, है ना, डायग्राम के थ्रू मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं आपको क्वेश्चन, कि एक स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर, उसको कट कर दिया गया है। लेट्स से दिस इज ए स्फेरिकल मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक, इसको कट कर दिया गया है। कट कैसे किया गया है कि इसके दो पार्ट्स किए गए हैं, है ना, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कट करके। एक पार्ट ऐसे है और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे एक और एक्सिस है, वहां पे इसका दूसरा पार्ट रखा गया है, और वो भी एग्जैक्टली नीचे न रख के यहां से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है ना, यानी कि इस पॉइंट पे ऐसे रखा गया है। समझ रहे आप लोग प्रॉब्लम को, कैसे कट किया गया है, ऐसे कट किया गया। यहां से कट करके एक ये जो फर्स्ट पोर्शन है ना, जो ये पोर्शन है, देखिए इसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ये पोर्शन यहां पे है ना, और नीचे वाला जो पोर्शन है ये, इसको रख दिया गया है यहां पे। ठीक, फर्स्ट पोर्शन पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, है ना, यहां पे जस्ट वर्टिकली नीचे 60 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है ना, उसी की प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहां से 1 सेंटीमीटर नीचे है ना, दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 1 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट रखा गया है यहां पे, ये लीजिए। ठीक, अब पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में कि इस ऑब्जेक्ट की जो दो इमेजेस बनेगी, है ना, दोनों अलग अलग बनेगी कॉनकेव मिरर्स में, तो उन दोनों इमेजेस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। ठीक, तो होप की क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, है ना। क्वेश्चन को आसान भाषा में लिखा जा सकता है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
देखिए, तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिरर को कट किया गया है, तो मिरर को कट करके मैंने एक डायग्राम बना दिया है आपके लिए। अब ये एक अलग मिरर कंसीडर किया जाएगा और ये एक अलग मिरर कंसीडर किया जाएगा इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, है ना। दो इमेजेस बनेगी, दोनों मिरर में अलग अलग बनेगी। तो सबसे पहले हमें वो दो इमेजेस फाइंड करनी पड़ेगी कि उनकी पोजीशन कहाँ है। लेट्स से दिस इज मिरर 1 एंड दिस इज मिरर 2। मिरर 1 में हम लोग फाइंड करते हैं कि इमेज कहाँ पे है। फोकल लेंथ इसका पता है हमें 20 सेंटीमीटर, इसका भी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ चेंज नहीं हुआ है, क्यों नहीं चेंज हुआ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की वजह से। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चेंज नहीं हुआ है। फाइन, ठीक। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, है ना, फर्स्ट मिरर में, फ्रॉम फर्स्ट मिरर या इन फर्स्ट मिरर, समझने की बात है। तो सबसे पहले मैं इमेज फाइंड करता हूं कि इमेज पोजीशन क्या है। तो क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल्स टू यू एफ बाई यू माइनस एफ, है ना, सिंपल फॉर्मूला जो मिरर फॉर्मूला है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। उसी को एक स्टेप आगे मैंने सॉल्व किया है। तो क्या लिखेंगे? देखिए, u की वैल्यू कितनी है? -60, f की वैल्यू -20, -60 प्लस 20, है ना, माइनस माइनस फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? +20। तो दिस इज इक्वल टू 1200 बाय 40। अच्छा, -1200 है तो कितना आएगा? -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो v की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। कहां से? पोल से इसकी डिस्टेंस है -30 सेंटीमीटर। ओके, -30 सेंटीमीटर मतलब यहां पे। लेकिन देखिए, ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस से 1 सेंटीमीटर नीचे है, यानी कि हमें हाइट ऑफ इमेज, एनलार्ज ऑब्जेक्ट मान के हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना पड़ेगा, तब उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता चलेगी। तो मैग्निफिकेशन से फाइंड कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -v बाय u, विच इंप्लाइज hi इज इक्वल्स टू -h0 इंटू v बाय u। लिख सकते हैं हम लोग। देखिए क्या आ जाएगा? h0 की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, इंटू, है ना, माइनस v बाई यू। v बाई यू क्या हो जाएगा? देखिए, v की वैल्यू है 30 अपॉन u की वैल्यू कितनी है? -60, है कि नहीं? सॉल्व कर देंगे, क्या आएगा? हाफ आ जाएगा, है ना। यानी कि फॉर h इक्वल टू -1, है ना, v कितना आ जाएगा? +हाफ, यानी कि इस एक्सिस से ½ सेंटीमीटर ऊपर। तो इस पॉइंट पे इमेज बन जाएगा। ठीक, ये तो हुआ कि फर्स्ट मिरर से हमारा इमेज लोकेशन कहाँ होगा। इसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए हमें सेकंड मिरर से इमेज की पोजीशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो सेम फॉर्मूला हम लोग अगेन यूज करेंगे इन सेकंड मिरर। ठीक, सेकंड मिरर में फिर से यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू एफ बाय यू माइनस एफ। ठीक, u कितना हो जाएगा सेकंड के लिए? देखिए 20 प्लस 60, दैट मीन्स -80। फोकल लेंथ इज सेम -20 एंड हियर इट विल बी -80 प्लस 20, है ना। ये कितना आ जाएगा? 1600 अपॉन, है ना, 60। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। सॉल्विंग दिस यू विल गेट 80 डिवाइडेड बाय 3। दिख रहा है? नेगेटिव -80/3, यानी कि यहां से, है ना, ये कितना है? 20 और दिस इज, है ना, 30 से थोड़ा कम। ठीक, तो कहीं यहां आ जाएगा ये। ठीक, ये इसकी पोजीशन आ गई, यहां इसकी पोजीशन आई है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो डेल्टा x निकलेगा, यानी चेंज इन x पोजीशन, और एक क्या निकलेगा? चेंज इन y पोजीशन। ये दोनों ही चीजें हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें इस पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस पता होना चाहिए, यानी कि अगर इसको मैं x1 कहता हूं तो x1 और ये x1 x2 दोनों पता होना चाहिए, ताकि हम x2 माइनस x1 करके डेल्टा x निकाल पाए। तो x1 की वैल्यू तो हम लोग सिंपली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? यहां से पता है कि ये 80/3 है और यहां से पता है 20 है, यानी कि x1 विल बी इक्वल टू, यहां लिख देता हूं मैं, x1 विल बी इक्वल टू 80/3 माइनस 20। इट मीन्स, है ना, ये कितना आ गया? 20/3, 60, है ना,
80 माइनस 60/3 तो 20/3 आ गया, यानी कि यहाँ से डिस्टेंस 20/3 हो गया। ठीक, तो यहाँ से जो डिस्टेंस था कितना 30 और ये कितना है 20/3, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू, है ना, 30 माइनस 20/3, ये कितना आ जाएगा 90, यानी कि 70/3। ये क्या आ गया डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स यानी कि अब हमें ये डिफरेंस पता है कि x में कितना डिफरेंस है। ठीक, इसी तरीके से डेल्टा y निकालना पड़ेगा हमें। ये तो क्या है, चेंज इन x पोजीशन है। चेंज इन y के लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए तो इमेज फॉर्मेशन यहां हुआ है, बट इसकी इमेज यहां फॉर्म हुई है, तो ये कितना डिस्टेंस था, मैग्निफिकेशन हमने फाइंड किया था, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाफ, और 1 पहले से है तो कितना हो जाएगा, हाफ प्लस 1, 3/2। तो समझ में आया आपको क्वेश्चन की कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने। दोनों इमेज के बीच में हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड कर दिया कि इनकी पोजीशन में, है ना, दोनों इमेज की पोजीशन में रिलेटिव डिफरेंस कितना है। अब डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर अंडर रूट। तो होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। कटिंग ऑफ मिरर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया हो, क्योंकि कटिंग ऑफ मिरर भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, है ना, और ऑप्टिक्स चैप्टर को खत्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।